अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन क़तल नफ़्सन बिग़ैरि नफ़्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमीआ वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सबसे कीमती और ख़ुसूसी तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक, मालिक, राज़िक़ और परवरदिगार है, जो इस दुनिया के निज़ाम को चला रहा है। इस दुनिया और इस पूरी कायनात के चलने के जिसने उसूल व ज़वाबित बनाए हैं, जिन उसूलों पर ये पूरी कायनात गर्दिश कर रही है, और हज़ारों लाखों सलात व सलाम हो अल्लाह के तमाम पैगंबरों पर, और उनमें से अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाया और उसका हक़ अदा किया। अजीज़ साथियों, इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज़ की सीरीज़ को एक छोटा सा ब्रेक देते हुए इस वक्त कुछ करंट अफेयर्स के सिलसिले में दो उन्वान पर बात करने की ज़रूरत महसूस हुई, जिसमें से एक उन्वान के ऊपर कुछ इजहार ख्याल मैं आज करूँगा, और वो है कि 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में आने वाले जो ज़लज़ले थे, वहाँ पर मैसिव अर्थक्वेक्स आए और फिर उसके आफ्टर शॉक्स भी महसूस हुए, और जिसकी तबाही का आलम यह है कि अब तक 41,000 लोग इन दोनों ममालिक में हलाक होने की खबरें हम तक पहुंची हैं। अजीज़ साथियों, इस सिलसिले में 3 पहलू हैं जिस पर मैं आपके सामने इजहार ख्याल करना चाहूँगा। अर्थक्वेक जहाँ पर हो जाए तो फिर इंसान अपनी जान की हिफाजत के लिए ज़लज़ले के दौरान क्या करें, और ज़लज़ला जैसा ही ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद में वो क्या करें। अपने आप को बचाने के लिए और जितना मुमकिन हो सके अपने आसपास, अपने घर वाले, या फिर सड़क पर, या फिर अपने ऑफिस में, जहाँ कहीं पर भी लोग हों ज़लज़ले के वक्त, तो फिर अपने आप को बचाते हुए वो कैसे दूसरों को बचा सकते हैं, इस सिलसिले की कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अर्थक्वेक के सिलसिले में दूसरा पहलू जिस पर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे वो है नेचर को डिस्टर्ब करने का अंजाम, कि कैसे अल्लाह ताला ने, इस पूरी सृष्टि के सृष्टिकर्ता ने एक बैलेंस कायम किया है नेचर के अंदर, और जब कभी इंसान इस बैलेंस को बिगाड़ता है तो फिर नेचर इंसान से बदला लेती है। ये दूसरा एस्पेक्ट है। और फिर इस सिलसिले में एक तीसरा एस्पेक्ट है कि ये जो कुदरती आफतें हैं
जिसमें ज़लज़ला कुदरती आफत की एक शक्ल है, वैसे ही टॉर्नेडोज हो सकते हैं, साइक्लोन्स हो सकते हैं, सुनामी हो सकती है। ये जो डिस्टर्बेंसेस हैं, इनका इंसान के आमाल के साथ, इंसान के गुनाहों के साथ क्या ताल्लुक़ है, उस पर भी इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। आज के जुमे में ये 3 पहलुओं में से जो सबसे पहला जो एस्पेक्ट है, इंशाअल्लाह हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। और मैंने कुरान मजीद की सूरह माइदा की एक आयत का हिस्सा आपके सामने इब्तिदा में तिलावत किया, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने ये बात बताई है कि मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दी, कि जिस किसी ने किसी दूसरे इंसान का कत्ल किया सिवाय इन 2 हालात के, यानी मर्डर के बदले में उसे कत्ल किया गया, वो जो इंसान है उसने मर्डर किया था और सज़ा के तौर पर उसे कत्ल किया गया, औ फ़सादिन फ़िल अर्द, या फिर वो ज़मीन में फ़साद बर्पा कर रहा था। इन 2 रीज़न्स के अलावा अगर किसी ने किसी इंसान का कत्ल किया, फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमिया, तो ये गोया ऐसा है जैसा कि उसने सारी इंसानियत का खून कर दिया। और फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वमन अहयाहा, और जिस किसी ने जिंदा किया, यानी किसी एक इंसान की भी अगर किसी ने जान बचाई, फ़कअन्नमा अहयन्नास जमिया, ये ऐसा है जैसा कि उसने सारी इंसानियत को जिंदा कर दिया या सारे इंसानों की जान बचा दी। तो जी साथियों, ये जो इंसानियत का पहलू है, इंसान की ज़िंदगी को जो अहमियत हासिल है ना, जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान की है, उस हवाले से ये पहले एस्पेक्ट को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि अर्थक्वेक तो हो गया है तकरीबन, यानी कि 11-12 दिन हो चुके हैं अर्थक्वेक को हुए, और यानी अब जो रेस्क्यू के जो ऑपरेशंस हैं वो भी तकरीबन अपने इख्तिताम पर हैं, क्योंकि साइंस और यानी कि मेडिकल नॉलेज के हवाले से जो अंदाज़ा लगाया जाता है कि भाई लोग कितने वक्त तक अब इस मलबे के नीचे जो लोग दब गए हैं वो ज़िंदा रह पाएंगे, तो अब उनके ज़िंदा रह पाने की जो उम्मीद है, जो हमें साइंस और यानी मेडिकल नॉलेज के ज़रिए से पता चलती है, तो वो उम्मीद यानी कि लगातार जैसे जैसे एक एक लम्हा गुजरता जा रहा है वो उम्मीद भी कम होती चली जा रही है। अगरचे कि कुछ लोग हैं, है ना, आप अगर न्यूज़ में देखेंगे तो चंद घंटे पहले ही एक 17 साल की लड़की को जिंदा जो है मलबे के अंदर से जो है निकाला गया, वो यानी इतने दिनों बाद भी वो महफूज थी, वो जिंदा थी, उसे जिंदा निकाला गया। लेकिन आम तौर पर यानी कि फिर ये जो सर्च एंड रेस्क्यू के जो ऑपरेशन हैं ये कब तक कंटिन्यू होंगे, ये इनडेफिनेटली कंटिन्यू नहीं हो सकते, तो लिहाजा वो यानी इख्तिताम तक पहुंच रहे हैं। लेकिन ये जो बातें हैं जो इस ताल्लुक़ से अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये ऐसी हैं कि मतलब लोग इनको जानें, इसकी अवेयरनेस लोगों के अंदर हो, ताकि अगर कहीं पर अर्थक्वेक अगर आ जाए तो फिर लोगों को पता हो कि वो उन हालात में भी कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिनसे ये मुमकिन है कि उनकी जान बच जाए, है ना, उनकी और दूसरों की जान बच जाए। तो इंसानों की जान बचाना अल्लाह ताला के नज़दीक इंतहाई अहम तरीन काम है, और एक इंसान की भी अगर जान बच जाए इस ज़रिए से, इस तरीक़ेकार के अवेयरनेस की वजह से, तो फिर ये ऐसा ही होगा जैसा कि सारे इंसानों की जान बचा लेना। अजी साथियों, दुनिया के अंदर कई ममालिक और कई मकामात तो ऐसे हैं जिनके बारे में ये तय है कि वहाँ पर अर्थक्वेक्स आते हैं, है ना। ये यानी कि दुनिया की हिस्ट्री को देखकर स्टडी करके और फिर साइंटिफिक जो एक्टिविटी है, ठीक है, जो अर्थ के क्रस्ट के नीचे अर्थ के कोर की जो एक्टिविटी है उसको स्टडी करते हुए साइंटिस्ट बताते हैं कि फला फला इलाके ऐसे हैं जहां पर लाजिमन अर्थक्वेक्स आते रहेंगे। लेकिन फिर इसका ये मतलब भी नहीं होता कि कुछ मुकामात ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर होंगे और वहां पर कहीं कभी भी अर्थक्वेक नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। बल्कि
कहीं पर भी अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। साइंस ये भी बताती है कि रोजाना 55 ऑन एवरेज अर्थक्वेक्स दुनिया में आते रहते हैं, यानी हर दिन 55 अर्थक्वेक्स दुनिया में आते रहते हैं। ये अर्थक्वेक्स की फ्रीक्वेंसी का एवरेज है, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है, अब हर अर्थक्वेक रिपोर्ट नहीं होती, क्योंकि वो फिर इतनी यानी कि मामूली होती है, इतने कम वक्त के लिए होती है और उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, तो फिर वो यानी कि बस रिकॉर्ड हो जाती है। लोगों में ख़ास यानी कि कोई नुकसान नहीं होता, ना माली नुकसान होता है, ना जानी नुकसान होता है, तो उसके ऊपर उतना चर्चा, उतना उसका जिक्र वगैरह नहीं होता। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि अर्थक्वेक्स की जब मैग्नीट्यूड जब बढ़ जाती है, उसकी इंटेंसिटी जब बढ़ जाती है, तो फिर उसके बाद यानी कि बेतहाशा तबाही दुनिया के अंदर, उस इलाके के अंदर मच जाती है जहां पर अर्थक्वेक्स आते हैं। अजी साथियों, अर्थक्वेक के सिलसिले में हम ये जानते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है या इसकी जो इंटेंसिटी है वो रिचर स्केल के ऊपर मेजर की जाती है, और इंटेंसिटी एक फैक्टर है जिसके ऊपर तबाही डिपेंड होती है। यानी इंटेंसिटी जितनी ज्यादा हो, 7.0 हो या फिर उससे और ज्यादा हो, 8 या फिर 9, तो फिर ये जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा नुकसान है ना उस इलाके के अंदर होगा, क्योंकि जमीन उतनी शिद्दत के साथ वहां पर हिलेगी। और दूसरा एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अर्थक्वेक के दौरान में कंसिडर किया जाता है, जिसकी वजह से तबाही बहुत ज्यादा यानी बढ़ सकती है, जो नुकसान है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो सकता है, वो है ड्यूरेशन ऑफ द अर्थक्वेक, है ना, कितनी देर तक जलजला आता रहा, ठीक है। क्योंकि यानी अगर अर्थक्वेक का जो ड्यूरेशन है वो अगर बस चंद सेकंड्स का है ना, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड या फिर 30 सेकेंड, 40-45 सेकेंड, तो ये भी यानी कि बहुत ज्यादा भी होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चंद मिनटों तक जलजले जो है लगातार चलता रहता है। तो फिर जो ये जितना ज्यादा ड्यूरेशन तक जलजला आता रहेगा, तबाही उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, उतनी ज्यादा तबाही होगी। बहरहाल अजी साथियों, ये प्रिपेयर्डनेस के लिए है ना, अपने आप को तैयार रखने के लिए, और अल्लाह न करे कि ऐसा यानी फिर किसी मुकाम पर हो, हम अल्लाह से दुआ करते रहें, परमेश्वर से इस बात की यानी पनाह मांगते रहें, उसके शरण में आ जाएं कि वो हमें और दुनिया के तमाम लोगों को जलजलों से, अर्थक्वेक से महफूज रखे, और इस तरह के और भी जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं उनसे वो महफूज रखे। लेकिन अगर कहीं पर जलजला आता है तो ऐसे में हमें क्या करना है, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके सामने इंग्लिश में भी बताऊंगा और फिर उसको उर्दू में भी बताऊंगा। देखिए, एक तो चीज ये है कि अर्थक्वेक्स के दौरान क्या करें, ठीक है, ड्यूरिंग द अर्थक्वेक हमें क्या करना चाहिए, ओके। और फिर ड्यूरिंग द अर्थक्वेक को भी हम थोड़ा अलग अलग यानी सेगमेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग सिनेरियो के अंदर देखेंगे। जाहिर सी बात है कि हर सिनेरियो अगर आप डिटेल में चले जाएंगे तो बहुत यूनिक होगी, और एग्जैक्टली उसके ऊपर यानी कि वो हालात को बयान करना और फिर उसके सिलसिले में यानी क्या प्रिकॉशन लिया जाए, कैसी सेफ्टी का ख्याल रखा जाए, इस पर बात करना यानी कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। मैं जो गाइडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो जनरल गाइडलाइंस हैं, है ना, तो अपने सिचुएशन के हिसाब से लोग उसमें से जो सुटेबल बातें हैं उनको इख्तियार करें, ठीक है। अगर हम किसी इमारत के अंदर हो, किसी बिल्डिंग के, घर के अंदर हो, है ना, ऑफिस हो सकता है, कोई यानी कि शॉपिंग की जगह हो सकती है, अपना घर हो सकता है, और ऐसे में अगर अर्थक्वेक शुरू हो जाए, है ना, और हम इमारत के अंदर हैं, तो फिर हमें करना क्या चाहिए, ओके। सबसे पहली चीज ये है, ड्रॉप टू द फ्लोर, जमीन पर हम बैठ जाएं, गिर जाएं, ठीक है, जहां पर भी हैं हम जमीन के करीब हो जाएं और जमीन पर हम बैठ जाएं। अच्छा, और फिर उसके बाद में मूव अवे फ्रॉम शेल्फ्स, अलमीराज, बुक केसेस, कैबिनेट्स और विंडोज और एनी अदर फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये जो यानी कि फर्नीचर की अलग अलग किस्म की चीजें हैं जो हमारे घरों में, ऑफिस में, ठीक है, मुख्तलिफ मकामात पर होती हैं, जैसे शेल्फ है, अलमारी है, ठीक है, किताबों का जो है रैक हो सकता है, और कैबिनेट्स हो सकते हैं,
और खिड़कियां हो सकती हैं, खिड़कियां, और फिर और भी कोई भी ऐसी चीजें जिनके गिरने का इम्कान है। जैसा छत के ऊपर हम देखेंगे कि एसी लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, है ना, कोई यानी डेकोरेशन के आइटम्स तोगरे वगैरह लगे हुए होते हैं, ओके, यानी पेंटिंग्स वगैरह हो सकती हैं, इस तरह की मतलब जो भी चीजें हैं जो गिर सकती हैं हिलाए जाने पर ज़लज़ले के दौरान में, तो हम अपने आप को उनसे दूर करें। ज़मीन पर यानी कि हम पहले तो ड्रॉप हो जाएं, बैठ जाएं, और फिर उसके बाद में यानी कि रेंगते हुए हम इन चीज़ों से हम दूर हट जाएं। तीसरा स्टेप इसमें ऐसा है कि अगर मुमकिन है तो फिर टेक कवर अंडर अ डेस्क और टेबल। ठीक है, कोई भी सॉलिड चीज हमें नजर आ रही है, जैसा मतलब कुर्सी भी हो सकती है, कोई छोटा सा टेबल हो सकता है, कोई बड़ा टेबल हो सकता है, ठीक है, ऐसी कोई चीज है जिससे हमें कुछ प्रोटेक्शन मिल जाए, है ना, तो फिर उसके नीचे अपने आप को यानी ले जाना चाहिए, उसके नीचे यानी कवर, है ना, ले लेना चाहिए हमें। टेक कवर अंडर डेस्क और टेबल। अगर ऐसी कोई चीज यानी मैसर नहीं है, ठीक है, तो फिर हम क्या करें, बिल्डिंग के अंदरूनी दीवारों के तरफ हम चले जाएं और किसी दीवार के करीब में जाकर हम यानी कि पनाह ले लें, और मतलब अपने आप को क्राउच करके बॉडी को जितना सुकड़ा सकते हैं उतना सुकड़ा कर हम बैठ जाएं। ठीक है, मूव टुवर्ड्स एन इंटीरियर वॉल। ओके, एक्सटीरियर की जो वॉल्स होती हैं उनके पास जाने के बजाय हम किसी इंटीरियर वॉल की तरफ हम चले जाएं। फिर इसमें एक बहुत यानी कि इंपॉर्टेंट पहलू क्या है कि रेजिस्ट द अर्ज टू पैनिक। हैबत खाने से अपने आप को जितना हो सके बचा कर रखें। ठीक है, क्योंकि जब जल्जला आता है, ये जाहिर सी बात है कि यानी इंसान के अंदर ये चीज़ पैनिक क्रिएट करती है, हैबत और खौफ और डर की जो है ना मतलब कैफियत इंसान के अंदर पैदा होती है। तो इस कैफियत से हमें लड़ना चाहिए, इसका सामना करना चाहिए, और पैनिक करने से अपने आप को बचाना चाहिए, हैबत खाने से अपने आप को बचाना चाहिए। क्योंकि फिर हैबत में क्या होता है, हम और ज़्यादा अनरिसोर्सफुल हो जाते हैं, और फिर यानी कि दिमाग उस मौके पर काम नहीं करता। जब इंसान के ऊपर हैबत जो है तारी हो जाती है, तो फिर है ना, इस कैफियत से इसीलिए अपने आप को बचाकर रखना चाहिए। रेजिस्ट द अर्ज टू पैनिक। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में अब आपने किसी जगह पनाह ले ली है, देखिए मतलब अब ये सिचुएशन कैसा है कि क्या होने वाला है ये नहीं पता है ना। अब कौन सी दीवार कोलैप्स होगी, छत गिरेगा, है ना, मुमकिन है अंदर की दीवार भी कोलैप्स हो जाए, लेकिन ये कॉमन सेंस से बताए जाने वाले सेफ्टी के रूल्स हैं जिनके अंदर यानी कि सर्वाइवल का जो यानी सर्वाइवल की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ने का इम्कान है ना। एक तरफ ये भी हो सकता है कि हम सब छोड़ दें कि भाई अब पता नहीं क्या होगा, जो हो, तो किधर भागने से भी या कुछ करने से भी अब क्या फायदा, है ना। अगर मौत लिखी हुई है तो फिर मौत तो आकर ही रहेगी, है ना, इस तरह से भी लोग सोच सकते हैं। लेकिन यानी एहतियात का जो पहलू है और जो कुछ हमारे बस में उस वक्त करना है ना, मुमकिन है कि पहले से भी कोई प्रिपरेशन हम करें, लेकिन अब उस वक्त की प्रिपरेशन के बारे में, उस वक्त क्या किया जाना चाहिए, वो मैं आपके सामने बता रहा हूं। तो जो कुछ मुमकिन है, जो कुछ अपने बस में है ना, ये अगर कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। इसमें यानी सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी जो है बढ़ती है ना। ये देखा गया है कि मलबे के अंदर अब जब लोग निकले तो पता चला कि कोई किसी टेबल के नीचे आ गया था। अब वो जो ऊपर का जो मलबा जो उनके ऊपर गिरा, तो फिर वो टेबल की वजह से वो कंप्लीटली क्रश होने से जो है बच गए, और यानी कि बाद में फिर जब सर्च एंड रेस्क्यू की टीम वहां तक पहुंची तो फिर उनको जिंदा निकाला गया, है ना। तो इस तरह की मतलब ये जो चीजें जो रिसर्च की बेसिस के ऊपर इल्म में आई हैं, उनके मुताबिक यानी ये बातें, ये गाइडलाइंस जो है आपके सामने रखी जा रही हैं। ठीक है, डू नॉट मूव फ्रॉम अंडर द शेल्टर। जहां पर भी आपने पनाह ली है, चाहे वो कोई टेबल हो, कोई डेस्क वगैरह हो, या फिर जैसा आप दीवार के करीब आ गए, है ना, कोई कुर्सी वगैरह आपने उठाकर अपने ऊपर रख ली क्योंकि दूसरी कोई चीज़ें मैसर नहीं थी और आप ज़मीन के करीब होकर बैठ गए, है ना, तो उसके फिर नीचे से आप हटिएगा नहीं। ओके, होल्ड ऑन अंटिल द शेकिंग स्टॉप्स। आप उस वक्त तक अपने आप को थामे रहें, रुके रहें जब तक ये जलजला रुक नहीं जाता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नहीं हिले। ठीक है, अपने आप को रोके रखें, क्योंकि मतलब हैबत में इंसान चाहता है कि फिर कहीं सेफ जगह पर भाग जाए, लेकिन अब भागेगा कहां पर, क्योंकि जलजला तो यानी कि उस सारे इलाके में आ रहा है। तो आप जिस जगह से निकलकर भागना चाहते हैं तो फिर आप कहां भाग कर जाएंगे। जहां आप जा रहे हैं वहां पर भी जलजला है, वहां पर भी जमीन हिल रही है ना, वहां पर भी वो चीजें गिर रही हैं,
तो लिहाजा आप भागने की कोशिश ना करें, ठीक है। और अर्थक्वेक यानी दूसरे जो इमरजेंसीज होते हैं, जैसा फायर इमरजेंसी है ना, और गैस लीक वगैरह, यानी ऐसे अलग अलग टाइप के जो इमरजेंसीज का सामना लोगों को करना पड़ता है, चाहे वो किसी इंडस्ट्रियल सेटिंग में हो या फिर अपने यानी घर की अंदर हो, डोमेस्टिक यानी सेटिंग के अंदर हो। अक्सर इमरजेंसी इवैक्यूएशन का जो प्लान होता है या इमरजेंसी रिस्पांस प्लान ERP जो होता है, वो ये बताता है कि अब आग लग गई तो फिर इवैक्यूएशन करना चाहिए, आपको वो जगह जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए और फिर किसी सेफ जगह में निकल जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अर्थक्वेक के मामले के अंदर ये ऐसा नहीं होता। अर्थक्वेक के मामले में आप जहां पर हैं वहां पर आप बने रहें, वहीं पर आप रुके रहें। ये अर्थक्वेक की इमरजेंसी के अंदर इन्हें खास ख्याल रखने की बात है, जो दूसरी इमरजेंसी से बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात है, ठीक है। ओके, होल्ड ऑन अंटिल द शेकिंग स्टॉप्स, जब तक जलजला रुके नहीं आप उस चीज को, उस मेज के नीचे जो आप छुपे हुए हैं, आप उसको पकड़े रहें। इफ इट मूव्स यू मूव विथ इट, है ना। अगर वो चीज हिलती है, जैसे बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है, वो यानी फ्लोर जो है वो टेढ़ा हो गया और वो जो फर्नीचर जिसको आप पकड़े हुए हैं वो अगर हिल रहा है, आप उसके साथ में हिलें। हो सकता है ऑटोमेटिकली आप भी उसके साथ में जो है ढल जाएंगे, लेकिन अगर नहीं हो रहा ऐसा तो आप भी उसके साथ रहें, आप अपने आप को नीचे उसके जो है यानी कि पकड़ कर रखें, ठीक है। रिसर्च शोज दैट मोस्ट पीपल आर इंजर्ड व्हेन दे ट्राई टू मूव टू अ डिफरेंट लोकेशन। ये जो अब तक यानी बहुत सारे जो ज़लज़ले दुनिया में आ चुके हैं, उस पर जो रिसर्च हुई तो वो रिसर्च ये बता रही है कि ज्यादातर लोग जो जख्मी होते हैं या मारे जाते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह भागने के चक्कर के अंदर यानी कि वो मारे जाते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी अपार्टमेंट में हैं, किसी बिल्डिंग में हैं, तो फिर आप डिपेंड करेगा आप किस फ्लोर पर हैं, है ना। और जाहिर सी बात है कि आपको निकलने में 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट कुछ लगेगा, और मुमकिन है कि ऐन मुमकिन है, क्योंकि मैंने हिस्ट्री बताती है कि आपके नीचे उतरने से पहले ही जलजला खत्म हो जाएगा, है ना, रुक जाएगा वो, क्योंकि जलजला 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट का जो है नॉर्मली जलजला होता है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि जलजला बहुत यानी कि देर तक कंटिन्यू हो, ओके। तो फिर अब अगर वो देर तक कंटिन्यू भी हुआ तब भी वो बात अप्लाई होती है कि भाई आप जहां है वहां पर भी जलजला है, फिर आप अब निकलकर कितनी दूर चले जाएंगे। ऐसे कौन सी छलांग आप लगा देंगे कि यानी शहर के बाहर निकल के 1 छलांग लगाकर 2 छलांग लगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप वहीं पर रहेंगे और आप जहां जा रहे हैं वहां पर भी जलजला है। और फिर रिसर्च ये बता रही है कि ज्यादातर लोग उस वक्त इंजर्ड होते हैं या मारे जाते हैं जब वो भागने की कोशिश करते हैं। लिहाजा आप जहां पर हैं अपने आप को आप रोके रखें। और फिर एक बार फिर दोहराकर यानी एम्फसाइज करके ये बात कि रेजिस्ट द अर्ज टू पैनिक, हैबत खाकर अपना यानी कि दिमागी तवाजुन खोने से जो है अपने आप को आप बचा कर रखें, ठीक है। क्योंकि फिर उसके अंदर इंसान को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तो पैनिक मत करिए, हैबत मत खाइए। हालांकि वो एक हैबतनाक यानी कि सिचुएशन है, अपनी हैबत पर, अपने खौफ पर काबू पाना एक यानी कि वाकई हिम्मत का काम है। तो जितना हो सके मतलब आप अपने आप पर काबू रखें, ठीक है। जो खिड़कियां चूर चूर होने की, ग्लास के टूटने की और फिर जलजले की खुद यानी कि फिर उसमें है ना जमीन हिल रही है तो उसमें जो आवाज होगी वो हैबत डालने वाली, मतलब हैबत दिलाने वाली जो है आवाज होती है, ठीक है। तो वो आवाजें आना उस मौके के ऊपर बहुत यानी कि मुमकिन है, अक्सर आती ही हैं, ठीक है। तो वो आवाज़ों से हम यानी कि मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि भाई ऐसी आवाज़ें आने ही वाली है, तो फिर क्या होता है ज़रा अपने आप पर काबू रखने में आसानी होती है। ओके, रिमेन काम एंड रेजिस्ट फ्लीइंग। आप इत्मीनान रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें और किसी जगह से, उस जगह से जहाँ पर आप हैं वहाँ से फरार होने की जो फीलिंग होगी उसको भी आप रोक कर रखें। अच्छा, इसमें फिर एक और इम्पॉर्टेंट पहलू क्या है कि डू नॉट शाउट और विसल टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ रेस्क्यूअर्स, ठीक है। क्योंकि जब जलजला आता है और यानी कि इमारतें कोलैप्स होती हैं, यानी उसमें डस्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, ठीक है। तो ऐसे में जब हम पुकारते हैं तो पुकारने के लिए सांस लेना पड़ेगा ज़रा ज़्यादा जोर से, है ना, करके हमने पुकारा तो वो डस्ट को यानी जो सेटल हो रही है या हो चुकी है उसे डिस्टर्ब करके यानी क्या होता है कि वो हमारे
ब्रीदिंग के अंदर, हमारे मुंह में, हमारी नाक में, हमारे एयरवे के अंदर वो यानी हम इनहेल कर लेते हैं, है ना। तो मुंह से पुकारना या सीटी मारना भी एक और तरीका होता है ना। सीटी मारने से भी क्या होता है, डस्ट डिस्पर्स होती है और फिर वो हवा के अंदर फैलती है और फिर हमारे पास वो आएगी, हमें और सफोकेट करेगी। तो लिहाजा इन्हें पुकारने को अवॉइड करें, सीटी मारने को अवॉइड करें। आवाज करनी ही है, किसी को यानी तवज्जो दिलाना है, किसी को बताना यह है कि भाई मलबे के नीचे जो है मैं हूं, है ना, मैं यहां पर हूं। तो क्या करें, बॉडी में मतलब अगर जैसे हाथ पैर हिलाने की अगर गुंजाइश बाकी है तो फिर अपने उंगली से खटका मारे, है ना, जो भी चीज करीब में है, या कोई पत्थर वगैरह हाथ लग जाए तो फिर उससे जो है किसी चीज को हम टैप करें, है ना, जिससे कि पता चले, यानी वो डस्ट वगैरह भी ज्यादा डिस्पर्स नहीं होगी, डिस्टर्ब नहीं होगी और फिर आवाज भी आएगी। वो आवाज से जो है सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स आप तक यानी कि पहुंच सकेंगे, है ना। तो उस तरह से आवाज हमें करनी चाहिए। ओके, और फिर ऐसे वक्त पर इलेक्ट्रिकल स्विचेस को ऑन या ऑफ भी हमें नहीं करना चाहिए। पता नहीं मतलब अब इमारत कितनी हिली है ना, और इलेक्ट्रिकल लाइन उसके अंदर कितने डिस्टर्ब हुए हैं। गैस के सिलेंडर्स मुमकिन है कि वो क्रश होकर बस्ट हो गए और एलपीजी गैस या जो भी यानी पकवान की जो गैस हम इस्तेमाल करते हैं वो लीक हो गई, या फिर जिस जगह पर बिल्डिंगों के अंदर पाइपलाइंस के जरिए से गैस सप्लाई की जाती है, मीटर्ड कनेक्शंस होते हैं, है ना, और अलग से मतलब उनके पास गैस के सिलेंडर नहीं होते, तो ऐन मुमकिन है कि ये पाइपलाइन रप्चर हुई होगी और फिर अब फ्लेमेबल गैस हर जगह पर लीक हो रही। तो अब वो गैस अगर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर है तो फिर उसे स्पार्क चाहिए सिलगने के लिए और फटने के लिए या जलने के लिए। वो स्पार्क मिलेगा उन इलेक्ट्रिकल स्विचेस से। वैसे भी अगर यानी जो चीज हमारे अख्तियार में नहीं है, जाहिर सी बात है उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, कि स्पार्किंग अपने आप अगर हो रही है वो चीजों के हिलने करने की वजह से। लेकिन बहरहाल मतलब हमारे कंट्रोल में ये कि हम जाकर कोई स्विच को ऑन या ऑफ न करें, ठीक है। लाइट चली गई, अब वो स्विचेस हम वो कर रहे हैं, एंड मुमकिन है कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कंप्लीटली डिसरप्ट हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही होगी, ओके। लेकिन फिर भी अगर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बाकी हैं तो वो स्पार्किंग हमारी वजह से क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से फिर आग वगैरह लगकर और मजीद नुकसान होने का खदशा बढ़ सकता है। तो लिहाजा मतलब ये भी यानी एक काम है जो करने से एहतियात करनी चाहिए। कोई इलेक्ट्रिकल स्विचेस को हमें ऑन ऑफ करना नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर यानी कि खुलासा ये है कि आप जब अंदर हैं किसी इमारत के, जब अर्थक्वेक हो रहा है तो आप अंदर ही रहें, है ना, जब तक इत्मीनान ना हो जाए कि भाई अब बाहर निकलना। अब यानी क्योंकि अब अर्थक्वेक आने के बाद आमतौर पर क्या होता है, आफ्टर शॉक्स भी आते हैं, यानी मेन अर्थक्वेक आ गया और फिर अब उसके जो रिपरकशंस होते हैं, यानी ये झटका, ये वाइब्रेशन जो है कहीं और ट्रांसफर हुआ फिर वो पलट कर भी आता है ना, उसे आफ्टर शॉक कहते हैं। तो फिर वो बाद में कुछ कम इंटेंसिटी के झटके जो है फिर यानी कुछ देर तक वो कंटिन्यू हो सकते हैं। तो लिहाजा इसीलिए जहां पर हैं अंदर हैं तो अंदर ही रहना ज्यादा सेफ होता है, ठीक है। और जब तक आपको इत्मीनान ना हो जाए, आप ये मालूम ना कर लें कि भाई अब सेफ है, क्योंकि हर जल्जला जाहिर सी बात है उतनी बड़ी तबाही नहीं मचाता, है ना। मुमकिन है कि बस थोड़ा सा बिल्डिंग हिली और कुछ कांच वगैरह फूटी और फिर यानी सब कुछ फिर बाकी का जो है सही सलामत रह गया, ओके। तो यानी ऐसे में जो कंपनीज होती हैं तो उनके पास इमरजेंसी रिस्पांस का जो है प्लान होता है अर्थक्वेक के लिए, तो उस प्लान के मुताबिक उनको फिर लोग गाइड वगैरह करते हैं, ठीक है। तो वो गाइडेंस के मुताबिक वो मतलब इंतजार करें, वेट करें और फिर जब उनको ऑल क्लियर सिग्नल दिया जाए कि भाई अब सेफ है, अब बाहर आ जाओ, तो फिर वो मतलब बाहर आ सकते हैं। अगर जल्जला आने के मौके पर हम कहीं बाहर हैं, है ना, व्हेन वी आर आउटडोर्स ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, तो फिर क्या करना चाहिए, डू नॉट रन टुवर्ड्स एनी बिल्डिंग, किसी इमारत की तरफ भागना नहीं चाहिए, है ना। और फिर अब ये जो बातें हैं जैसा मैंने पहले भी कहा कि हर जगह हर लोकेलिटी के हिसाब से यानी कि वो उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर मतलब सड़कें हैं और फिर बड़ी बड़ी टॉल जो है स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग, बड़ी ऊंची इमारतें, है ना, 15 फ्लोर की 20 फ्लोर की, वो चारों तरफ से है, आप निकल कर अगर रोड पर आ गए, आप अंदर रहें और आप रोड पर आ गए और फिर इधर से यानी कहीं से भी कोई बिल्डिंग गिर सकती है ना, तो फिर बाहर निकलने का फायदा क्या हुआ। लिहाजा मतलब अंदर रहेंगे। और अब बाहर अगर हैं तो फिर बाहर क्या करेंगे, मतलब जितना ज्यादा ओपन ग्राउंड की तरफ हम हो उतना ज्यादा यानी रिलेटिवली हम सेफ होते हैं, ओके। तो अगर पहले से बाहर हैं, पहले से सड़क पर हैं, तो फिर बिल्डिंगों के करीब हमें नहीं जाना चाहिए, ओके। फाइंड अ सेफ प्लेस, ओपन एरिया में ही कोई महफूज जगह आप देखें
एंड अज्यूम द ड्रॉप कवर एंड होल्ड पोजीशन, यानी जमीन के ऊपर बैठ जाएं, अपनी बॉडी को सुकड़ा कर, मतलब जितना छोटा कर सकते हैं उतना छोटा कर लें, और यानी अपने हाथों से ही अपने आप को कवर कर लें अगर कोई और चीज़ मैसर नहीं है, और फिर बस उसी पोजीशन में अर्थक्वेक रुकने तक अपने आप को होल्ड करें, रोक कर रखें। ठीक है। ट्राई टू मूव टूवर्ड्स एन ओपन एरिया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जमीन हिल रही है तो हमारा हिलना भी यानी मुश्किल हो जाएगा, है ना, पैर लड़खड़ाते हैं और फिर अक्सर लोग गिर जाते हैं, और फिर रेंग कर जैसे भी मुमकिन है किसी और ओपन एरिया की तरफ जाना, तो अगर मुमकिन हो पा रहा है तो आप कहाँ जाएं, किसी ओपन एरिया की तरफ चले जाएं, अवे फ्रॉम। अब ये जो ओपन एरिया है ये कैसा होना चाहिए, ये अवे फ्रॉम ओवरहेड पावर लाइंस, ये जो इलेक्ट्रिकल के जो लाइंस हैं जो हमारे सर के ऊपर से जाते हैं उनसे दूर होना चाहिए, क्योंकि ये खंबे हिलेंगे, है ना, और फिर ये लाइव वायर्स हैं हाई वोल्टेज के, वो नीचे गिरेंगे, है ना, वो लोगों से कांटेक्ट में आएंगे तो फिर लोग इलेक्ट्रोक्यूट हो जाएंगे, है ना, तो इनडायरेक्ट मतलब उनको यानी जलजले की वजह से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उनको नुकसान होगा, उनकी जान जा सकती है, तो मतलब उनसे दूर रहें। और फिर बिल्डिंग फसाड्स, है ना, बिल्डिंग का जो फेस होता है जिसके अंदर मतलब एल्यूमिनियम और ग्लास और इस तरह के मतलब एक चीज़ों से उसका जो फ्रंट एलिवेशन है जो बनाया जाता है, तो उससे हम दूर रहें। ठीक है, वो चीज़ें गिर सकती हैं, वो कांच गिरेगी, वो एल्यूमिनियम की शीटें गिर सकती हैं। ठीक है, बालकनीज वगैरह हो है वो टूटकर जो है वो नीचे गिर सकती हैं। ओके, एसी वगैरह के यूनिट्स बाहर लगे हुए होते हैं स्प्लिट एसी के, तो फिर वो यूनिट्स जो है नीचे गिर सकते हैं, है ना। गमले वगैरह लोग बालकनियों के अंदर, खिड़कियों के अंदर सजावट के लिए भी रखते हैं, है ना, और वो बहरहाल हेल्थ बेनिफिट्स के लिए रखते हैं। वो गमले और उस जैसी चीजें मतलब नीचे लोगों पर गिर सकती हैं जो बिल्डिंग के बिल्कुल करीब के एरिया के अंदर है, बिल्डिंग के बाहर, तो लिहाजा मतलब हमें दूर होना चाहिए। और फिर ओवरहेड ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स से भी हमें दूर जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब ये जलजले की वजह से वो ब्रिज भी कोलैप्स हो सकता है, वो फ्लाईओवर भी कोलैप्स हो सकता है, तो लिहाजा मतलब अपनी सेफ्टी के लिए वैसे जगह पर हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जो लोग इन हालात के अंदर, चाहे वो घर के अंदर हों या फिर यानी बाहर सड़क पर हों, अगर वो व्हील चेयर में हैं तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए, यानी ये सब चीज़ों के अलावा दो एक्स्ट्रा बातें उनके लिए ख्याल रखने की ये हैं कि वो अपने व्हील चेयर के व्हील्स को लॉक कर लें। ठीक है, और वो यानी अपने आप को फिर यानी सुकड़ कर जो है बचाने की कोशिश करें। कुछ चीज़ है ना जिसको वो अपने ऊपर ले सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो वो ले ले। तो लॉक द व्हील्स ऑफ योर व्हील चेयर एंड टेक कवर, ये इंतहाई अहम काम है जो उन्हें करना चाहिए। और बस उसके बाद करना क्या है, स्टे पुट अंटिल द अर्थक्वेक इज ओवर। ठीक है, बस वैसे ही अपने आप को होल्ड करके रहे, है ना, रोक कर रखें जब तक अर्थक्वेक खत्म नहीं हो जाती। ओके, ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं उन लोगों के लिए जो व्हील चेयर में होंगे। और फिर अगर कोई उस मौके पर ड्राइव कर रहा है ना, गाड़ी के अंदर है, गाड़ी चला रहा है और अचानक से अर्थक्वेक शुरू हो जाए तो वो क्या करे, है ना। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्लो डाउन योर व्हीकल अंटिल यू कम टू अ स्टॉप, है ना। अपने व्हीकल को ब्रेक करें यहां तक कि गाड़ी स्लो होते होते कंप्लीटली रुक जाए, स्टॉप हो जाए। डू नॉट स्टॉप अंडर ब्रिजेस एंड ओवरपासेस, है ना, किसी ब्रिज और ओवरपास के करीब या उसके नीचे जाकर अपनी गाड़ी को मत रोकिए। और फिर टर्न ऑन द रेडियो एंड पे अटेंशन टू एनी एडवाइजरीज। ऐसे मौकों पर क्या होता है, अक्सर गवर्नमेंट हिदायतें नशर करती है, जारी करती है कि कहाँ अर्थक्वेक ज्यादा आया, है ना। उनके पास चूंकि मतलब ज्यादा टेक्नोलॉजी को एक्सेस होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो ये सीज्मिक एक्टिविटी और यानी ये सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं, तो वहाँ से ये बात बताई जा सकती है कि आप फला जगह पर मत जाएं, है ना, जो डायरेक्शन में आप जा रहे हैं वहाँ पर और ज़्यादा इंटेंसिटी हाई है अर्थक्वेक की, तो लिहाजा आप रुक जाएं। इस तरह की मतलब जो कुछ भी हिदायतें नशर की जाएंगी तो फिर उनके हिसाब से मतलब हम कुछ आगे के स्टेप्स ले सकते हैं। कीप इन माइंड दैट आफ्टर शॉक्स फॉलो द इनिशियल क्वेक। ठीक है, ये बात अपने जहन में रखें कि पहले शदीद जलजले के बाद में फिर कम इंटेंसिटी के झटके यानी आफ्टर शॉक्स कहते हैं उनको, वो आते हैं यूजुअली, तो फिर वो आएंगे, तो लिहाजा मतलब उस हिसाब से अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। कुछ देर तक मतलब हमें इंतज़ार करना होगा ताकि ये जो आफ्टर शॉक्स हैं ये भी ख़त्म हो जाएं। ठीक है, डू नॉट बिगिन टू ड्राइव अंटिल द अथॉरिटीज हैव डीम्ड इट सेफ टू डू सो। ठीक है, दोबारा अपनी गाड़ी चलाना शुरू ना करें जब तक यानी हमारे गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज़ हैं वो हमें हिदायत न दें कि भाई अब सेफ है, अब आप गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द अर्थक्वेक के अलग अलग सिनेरियोज, इंडोर्स, आउटडोर्स,
अगर कोई व्हीलचेयर पर है और अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो जनरल यानी कि गाइडलाइंस है जो मैंने अभी आपके सामने रखे कि उस मौके पर क्या किया जाना चाहिए जिससे ज़िंदगी बचने का इम्कान जो है वो बढ़ सकता है। ठीक है, वो मैंने आपके सामने रखे। आफ्टर एन अर्थक्वेक है ना, अर्थक्वेक के बाद में हमें क्या करना चाहिए उस सिलसिले में एक 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर द अर्थक्वेक रिमेन इन द सेम पोजीशन फॉर सेवरल मिनट्स इन केस ऑफ आफ्टर शॉक। तो ये बात यानी फिर रिपीटेड भी है ना, कि अर्थक्वेक खत्म हो गया तो उसके बाद में हम क्या करें, कुछ देर तक है ना, कम से कम हम उस जगह के अंदर ही जहां पर सेफ बच गए हैं है ना, वहीं पर हम रहें, ताकि आफ्टर शॉक्स भी अगर आए तो हम वैसे ही रहें, सेफ रहे, और फिर वो जब खत्म हो जाए। फिर व्हेन कमिंग आउट फ्रॉम अंडर अ टेबल बी केयरफुल ऑफ एनी डेब्री सच एज ब्रोकन ग्लास ओके विच में कॉज इंजुरीज। आप जिस महफूज जगह पर पनाह लेकर हैं, किसी टेबल के नीचे, किसी डेस्क के नीचे वगैरह, आप जब वहां से बाहर आ रहे हैं तो इस बात का एहतियात करें कि जो चीजें गिरी हैं, टूटी हैं, खासतौर पर जैसे ग्लास वगैरह, तो फिर उससे आपको इंजुरी ना हो, है ना, तो उस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए। फिर डू नॉट अटेम्प्ट टू लीव द बिल्डिंग और इवैक्यूएट अंटिल एब्सोल्युटली श्योर दैट इट इज सेफ, है ना। बिल्डिंग को छोड़कर मतलब आप जाने की उस वक्त तक यानी कि कोशिश ना करें जब तक ये पता चल जाए कि भाई अब बिल्कुल यानी कि सेफ हो गया है जो है बाहर जाना। बाहर जाते वक्त भी मतलब इस बात का ख्याल रखें कि अगर जैसे कोई बड़ी इमारत है, बिल्डिंग वगैरह है ना, तो फिर यानी जो स्टेयर केसेस हैं, जाहिर सी बात है लिफ्ट्स मुमकिन है कि काम नहीं कर रही होंगी, लिफ्ट्स में जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर लिफ्ट में गए है ना, मुमकिन है कि वो यानी बीच में कहीं पर रुक जाए। अगर पावर सप्लाई आ रही और जा रही है तो फिर यानी आप अंदर होंगे, और फिर मुमकिन है कि अगर पावर सप्लाई कट हो गई तो फिर आप अंदर ट्रैप हो जाएंगे। सीढ़ियों से जाएंगे, सीढ़ियां भी सेफ हैं या नहीं है ना, उस पर जो पत्थर और जो कुछ भी बिछाया गया है मटेरियल है ना, जिससे सीढ़ियां बनाई गई हैं स्टेयरकेसेस, तो फिर वो कहीं हमारे वेट की वजह से कोलैप्स ना हो जाए। मुमकिन है कि बहुत कुछ उसमें डैमेज हो गया है लेकिन अभी टोटली गिरा नहीं है ना, और हमने उस पर पैर रख दिया तो फिर वो कोलैप्स हो सकता है, गिर सकता है। तो ये यानी इस चीज़ की सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए ये बताया जाता है कि आप अंदर रहें जब तक आपको ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो आकर वो चेक ना कर लें सेफ्टी, और फिर आपको बताएं कि हाँ अब यानी कि इन सीढ़ियों के जरिए से बाहर निकलना सेफ है। ठीक है, तो बहरहाल यानी बाहर निकलते वक्त ये एहतियात भी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर बिफोर एग्जिटिंग द बिल्डिंग टेक ऑल एसेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग अ कोट और जैकेट, पर्स और वॉलेट, सेल फोन एंड द कार एंड हाउस कीज। आप बाहर निकल रहे हैं तो फिर ये 4 यानी बुनियादी चीजें हैं जो आप ख्याल रखें कि मतलब इनको साथ ले लें। ठीक है, जिसमें से पहली चीज क्या है, कोई कोट और जैकेट है ना, अपने आप को कवर करने के लिए, और फिर पर्स और वॉलेट जिसके अंदर आप अपने पैसे और अपने कार्ड्स और ये सब चीजें रखते हैं। ठीक है, आपका सेलफोन आजकल एक कॉमन डिवाइस है, हर एक के पास ऑलमोस्ट सेलफोन होता है, तो फिर वो सेलफोन कम्युनिकेशन के लिए जो है अपने साथ में ले लें। और फिर घर की और गाड़ी की जो चाबियां होती हैं, कीज होती हैं, तो फिर वो उनको भी साथ में ले लें। ठीक है, तो अजी साथियों, ये बहरहाल जनरल गाइडलाइंस हैं जो इस मौके पर मैंने आपके सामने रखे। ठीक है, जुमा के खुतबों का जो एक मेन मकसद होता है वो ये है कि करंट हालात के अंदर लोगों को गाइडेंस दी जाए, लोगों को बताया जाए कि वो अपने हालात का सामना किस तरीके से करें। ठीक है, तो ये ज़लज़ले तुर्की में आए हैं और सीरिया में आए हैं, और फिर आप जानते हैं कि इससे पहले दुनिया में बहुत सारे मकामात ऐसे हैं जहाँ पर ज़लज़ले आए हैं। ठीक है, और हिंदुस्तान में भी इन्हें ज़लज़ले अलग अलग मकामात पे आए हैं, और फिर आप जानते हैं कि पड़ोसी मुल्कों के अंदर भी, जैसा नेपाल वगैरह है ना, वहाँ पर भी पिछले साल यानी भयानक ज़लज़ला आया था। तो ये मतलब कुछ बातें उस हवाले से मैंने आपके सामने रखी हैं कि ज़लज़ला अगर आ जाए तो ये एक यानी प्रिपेयर्डनेस होता है, एक ट्रेनिंग होती है, एक यानी अपने माइंडसेट को तैयार करके रखना होता है कि अगर ज़लज़ला आ गया तो हमें कम से कम इस बात का इल्म हो, है ना, अगरचे के तजुर्बा नहीं है ना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं हुआ कभी कि भाई ज़लज़ला कैसा होता है, लेकिन फिर भी यानी कि अपने जहनों में रखनी चाहिए ये बातें कि अगर ज़लज़ला आए तो फिर अपनी और दूसरों की जान बचाने के लिए है ना क्या किया जा सकता है ना, इसकी अवेयरनेस हम लोगों में फैलाएं। और फिर खुदा ना खास्ता, हज़ार बार खुदा ना खास्ता अगर ज़लज़ला वाक़ई में हो जाए तो फिर यानी जितना हो सके इन गाइडलाइंस की पाबंदी करके अपने आप को और दूसरों को बचाने की हम कोशिश करें। ऐसे साथियों, इससे
इसके बाद यानी कि जो और यानी इसके कंटिन्यूएशन के अंदर जो पहलू हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो हो गया कि अर्थक्वेक के दौरान में और उसके बाद में अपने आप को बचाने के लिए क्या किया जाए, लेकिन फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम अर्थक्वेक्स को प्रिवेंट करने के लिए कर सकते हैं, है ना। जैसा मैंने बिल्कुल अपनी गुफ्तगू के शुरुआत में आपसे कहा था कि नेचर को डिस्टर्ब करने की वजह से फिर नेचर हमें पनिशमेंट देता है, ठीक है। तो इस सिलसिले में हम सब दुनिया के इंसान क्या कर सकते हैं, नेचर को डिस्टर्ब न करने के लिए, है ना, नेचर को यानी कि प्रमोट करने के लिए, ताकि मतलब दुनिया में एक अमन व अमान का जो माहौल है वो बना रहे और ये नेचुरल कैलामिटीज ना आए, है ना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एक चीज। और फिर दूसरी चीज कि इंसान के वो आमाल, है ना, जिनकी वजह से खुशकी और तरी के अंदर फसाद बर्पा होता है ना, उनके बारे में हम जानेंगे। और फिर यानी उन गलत हरकतों से, उन गुनाहों से, है ना, हम कैसे मतलब उनको जाने और फिर अपने आप को हम बचा कर रखें, वो गुनाह हम ना करें जिनकी वजह से सुनामी और जलजले और ज़मीन और यानी कि समंदरों के अंदर फसाद आता है। ये दो पहलू इस सिलसिले में बाकी हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आइंदा जुमों में इस पर बात होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ बात को सुनने की, समझने की, उस पर अमल करने की और फिर दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नतें नहीं पढ़े हैं, सुन्नतें पढ़ लें।